हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज जैसा कि 24 जनवरी हो चुकी है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और जो यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध ये है कि वो जल्द से जल्द लेखपाल का फॉर्म फिल कर दें जिन्होंने फॉर्म नहीं किया है। की डेट 28 जनवरी लास्ट है और आप लास्ट डेट तक का वेट ना करें क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन रहता है ताकि आप वो एग्ज़ाम आपका फॉर्म फिल होने से रह ना जाए। इसलिए जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द अपना राजस्व लेखपाल का फॉर्म भर दें। ये दोस्तों, आज 24 जनवरी है और आज कुछ विशेष दिवस भी है। पहला तो आज उत्तर प्रदेश दिवस है हमारा। दूसरा, अगर दिवस की बात करें तो आज हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में आपको बताऊंगी कुछ कि पहली बात तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। दूसरा, ये 2008 से लगातार मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, कि इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं और बालिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी के दिन ही जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने पियत का पद मतलब पीएम पद की शपथ ग्रहण की थी सर्वप्रथम आज ही के दिन 24 जनवरी के दिन। तो इसलिए आज के दिन 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है इस ये जो है हमारा मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है और आज जो है हमारा उत्तर प्रदेश दिवस भी है। आज ही के दिन जो है इसका उत्तर प्रदेश जो है इसका नामकरण हुआ था। इसका नाम परिवर्तन किया गया था। इसके नाम में पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज ही के दिन इसका नाम बदलकर सन 1950 में 24 जनवरी 1950 को जो गवर्नर जनरल थे प्रोविंस, उनके आदेश पर इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आज के नए टॉपिक की तरफ। और उससे पहले हमने आपको पिछले टॉपिक में संघ राज्य क्षेत्रफल के बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बताया हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 1 में हमने आपको बताया था कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो एक संघ है। संघ का मतलब जिसे हम अलग नहीं कर सकते, जबकि जो यूएसए है हमारा, वो राज्यों का फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब कहें कि उसके जो है 50 टोटल उसमें राज्य हैं जिसे हम अलग अलग कर सकते हैं, उसका खंडन कर सकते हैं। ये था हमारा अनुच्छेद 1 के अनुसार। अब अनुच्छेद 2 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर भी किसी भी, जैसे नेपाल है, भारत में नहीं आता है, हमारी उसकी सीमा के बाहर है, तो अगर जो है हमें मतलब नेपाल को हम ये चाहते हैं कि वो हमारी भारत की सीमा के अंदर उसे एक राज्य का दर्जा मिले, तो ये काम संसद के द्वारा किया जा सकता है साधारण संशोधन की जगह। तो ये जो है हमारा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। जबकि अनुच्छेद 3 हमारा कहता है कि जो है अगर किसी राज्य का नाम हमें परिवर्तित कर मतलब परिवर्तन करना है या उसके जो सीमा क्षेत्रों के परिवर्तन का जो अधिकार है, ये भी संसद के पास ही आता है। और तेलंगाना राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ था। अनुच्छेद 4 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो भी चीजें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में वर्णित हैं, ठीक है, वो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। मान्य नहीं होगा का मतलब जो भी चीजें वर्णित हैं उसमें 368 के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। मतलब कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में हमारा साधारण संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया है, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत उसमें साधारण संशोधन ना करके विशेष संशोधन के द्वारा ही प्रावधानों को लागू किया जाएगा। ये तो थी हमारी पिछले टॉपिक की जो कि रिवीजन। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। ठीक, नागरिकता आज हम पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आर्टिकल 5 to 11। अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत हमारी नागरिकता आती है। आज हम नागरिकता पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है नागरिकता? कि किसी भी देश की तरह भारत में भी प्रायः दो तरह के लोग रहते हैं, पहले नागरिक और दूसरे विदेशी। भारतीय नागरिक पूरी तरह से भारत के सदस्य होते हैं और इन्हें सभी समाज और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वहीं विदेशी दूसरे देशों के नागरिक होते हैं जो प्रायः शिक्षा, पर्यटन, व्यापार के सिलसिले में कुछ समय के लिए भारत में रुके हुए होते हैं। इन्हें भारतीय नागरिकों की तरह पूरे अधिकार नहीं मिलते हैं।
कहने का ये तात्पर्य है कि जो भारत के निवासी हैं वो तो पूर्णतः भारत के नागरिक हैं ही, लेकिन जो विदेशी हैं, कुछ जो भारत में किसी माध्यम से या किसी जरिए रुके हुए हैं, किसी व्यापार के माध्यम से या घूमने फिरने के माध्यम से या शिक्षा ग्रहण करने के माध्यम से, तो वो पूरी तरह से हमारे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। उन्हें जो भारतीय नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, विदेशी नागरिकों को वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो देखते हैं वो क्या क्या अधिकार है, हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। ठीक है, कुछ विशेष अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को मिले हैं, वो क्या है कि जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध। ठीक है, ये है हमारा अनुच्छेद 15 में वर्णित है। ठीक है, ये नागरिकों से संबंधित है, इसलिए अनुच्छेद यहाँ पे मैंने आपको वर्णित कर दिए हैं क्योंकि नागरिकता से संबंधित है। बाकी आज हम केवल जो चर्चा करेंगे वो अनुच्छेद 5 से 11 तक ही चर्चा करेंगे, और जब ये अनुच्छेद दोबारा आएंगे हम आपको फिर से इसको रिपीट करा देंगे। ये चूंकि नागरिकता से संबंधित थे इसलिए हम इसे भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, दूसरा हमारा अनुच्छेद 16 आता है जो कि लोक नियोजन से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय का अधिकार, ये हमें मिलता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अभी नहीं कहा था कि व्यवसाय का अधिकार प्राप्त होता है, जो विदेशी नागरिक आते हैं व्यवसाय करने के उद्देश्य से भारत में रुकते हैं, तो अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से मिलता है। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, ये भी उसी में आता है। कि ये आता है अनुच्छेद 29 व 30 में। लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों में मतदान करने का अधिकार, ये मिलता है भारतीय नागरिकों को, जो कि विदेशी नागरिकों को नहीं मिलता है। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी भारतीय नागरिकों के पास है। संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो हमारे जस्टिस होते हैं, न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं, पर उन पे नियुक्ति का अधिकार, अगर उनकी नियुक्ति होनी है तो उसका अधिकार भी भारतीय नागरिकों के पास है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि भारत में दोनों जन्म या प्राकृतिक रूप से बने नागरिक राष्ट्रपति बनने का अधिकार रखते हैं। देखिए, भारत में जन्म और प्राकृतिक रूप से बने नागरिक, यानी कि अगर आप भारत में जन्म आपने लिया है या आप किसी भी तरह से भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत का राष्ट्र नागरिक जो है राष्ट्रपति बनने का अधिकार रखता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि अगर आपको वहां का राष्ट्रपति पद धारण करना है तो आपका जन्म भी वहीं पर होना जरूरी है, जबकि भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका केवल अमेरिकी जन्म लिए गए नागरिक पर ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आपको अमेरिका में ही जन्म लेना होगा तो ही आप वहां के राष्ट्रपति कहलाएंगे, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अगर आपने भारत में जन्म लिया हो या ना लिया हो, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति पद के योग्य हैं तो आप राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार, आप अपना उम्मीदवार साबित कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं अगर आप उस पद के योग्य हैं तो। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अनुच्छेद 5 की तरफ। क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 5 कि वह व्यक्ति जो संविधान की प्रारंभ से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करते हो, संविधान के प्रारंभ से मतलब जब से प्रारंभ बना हो वहां के राज्य क्षेत्र में क्या करते हो, वास करते हो, और वह भारत में जन्म हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या वह भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, वही भारत का नागरिक कहलाएगा। भारत की नागरिकता की ये चीजें कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता जो है भारत में ही जन्मे हो उनके, और जब से संविधान लागू हुआ है उससे 5 वर्ष से वह भारत का नागरिक रहा हो, तो ऐसा जो वर्णित है नागरिकता का सिटीजनशिप हमें मिली है अनुच्छेद 5 के अंतर्गत, ऐसा अनुच्छेद 5 हमारा कहता है इन चीजों के बारे में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन किया हो, मतलब कि जो है प्रवचन किया हो, मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों से है। पाकिस्तान से भारत मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं, वो हो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत की सीमाओं में जन्मा हो, या 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हो, वह भारत का नागरिक होंगे। और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए उन्हीं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देना होगा। जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए थे उन्हें क्या होगा, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा भारत का बंटवारा हुआ था ना, लगभग यही जुलाई
1948 में भारत का बंटवारा हुआ था, तो जो पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गया था ना, इंडिया और पाकिस्तान ये अलग अलग हो गए थे ना, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हो उन्हें नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या होगा, आवेदन देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। ये हमारा आर्टिकल 6 कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चले गए हैं, मतलब अगर अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की बात कही जा रही है इसमें, और अनुच्छेद 7 में क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए हो, मतलब भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, वे भारतीय नागरिक नहीं होंगे, ठीक है, वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे। वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ जाते हैं तो भारतीय नागरिक कहलाएंगे, सीधी सी बात है। इसमें कह रहा था अनुच्छेद 6 में कि जो 19 जुलाई 1945 के बाद भारत आए हैं उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, और इसमें अनुच्छेद 7 में क्या कह रहा है कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 8 हमारा क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति जो भारत में जन्म हो परंतु विदेश में रहने वाले हो और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे, वे भारतीय कौंसिल में दिए गए निवेदन और दस्तावेजों के अनुसार भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिए जाएंगे। अब जैसे ये है कि जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत नागरिक थे, ठीक है, जैसे हमारी सानिया मिर्जा है ना, वो उन्होंने शादी के बाद वो पाकिस्तान चली गई ना, पाकिस्तान की नागरिक हो गई ना, अगर वे उनका जैसे बेटा है अगर वो भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो पंजीकरण के जरिए उन्हें भारत की नागरिकता भी प्राप्त हो सकती है, ठीक? पंजीकृत कर लिए जाएंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है हमारा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मतलब अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि एक बार में आप एक ही देश के नागरिक कहलाए जाएंगे, दो देश की नागरिकता आप नहीं रख सकते। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हैं या किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा जो संसद द्वारा तैयार किया जा सकता है, ऐसे नागरिक बने रहेंगे, ठीक है। इसमें जो है नागरिकों के अधिकार की बात की गई है कि उनका नागरिकता का जो अधिकार है वो बना रहेगा। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता के विषय पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद के पास होगा। विधि का मतलब कानून, जो इस पे लॉ बनाएगा वो सिर्फ उसका अधिकार हमारी संसद के पास होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा आर्टिकल 11 है ना, इसके अंतर्गत क्या है कि 5 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 5 प्रकार की नागरिकता क्या है आइए हम आपको बताते हैं। ये 5 प्रकार की नागरिकता क्या है कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, जन्म से भारत का नागरिक मतलब होना चाहिए। कि यदि ये कहा जाता है इसमें कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वह जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो वो जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। या फिर वो वंश परंपरा के अनुसार हो, ठीक है। इसमें भी यही कहा गया है कि वो जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ है तो भी वो भारत की नागरिकता ले सकता है। यानी कि अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कहीं भी हुआ है तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। बट शर्तें ये हैं कि उसके जन्म के समय उसके दादा दादी या पिता वगैरह जो हैं वो किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। मतलब यदि जब वो उसका जन्म हुआ हो तो उसके माता पिता मतलब या दादा दादी या किसी का भी किसी एक का जन्म भारत में हुआ है तभी वो भारत की नागरिकता ले सकता है, अन्यथा नहीं। एक बात और कही गई है, इसमें देशीकरण की बात की गई है। देशीकरण ये क्या होता है कि जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं, ठीक है, जितनी भी भाषाएं दी गई टोटल 22 भाषाएं हैं, तो उनमें से उस व्यक्ति को किसी भी एक भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और वो उसका जो है देश की अखंडता के प्रति लगाव होना आवश्यक है, और उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। उसी के आधार पर उसे हमें भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है। पंजीकरण होता है इसका, एक पंजीकरण क्या होता है कि जो है भारतीय नागरिक
जो होता है, अगर कोई जो महिला होती है, कोई विदेशी महिला अगर किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर ले या कर चुकी हो, तो वो पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता ले सकती है। जैसे अभी हमने आपसे कहा ना कि भारतीय नागरिक की अनुच्छेद 8 में वर्णित है ना, आर्टिकल 8 में भी आपको बताया था कि जो हमारी सानिया मिर्जा थी वो भारतीय की नागरिक थी, उन्होंने पाकिस्तानी से शादी कर ली, वो विदेशी हो गए ना, तो वो पंजीकरण के जरिए भी क्या होता है, भारत की नागरिकता ले सकती है। ठीक है, फिर एक और बात इसमें कही गई, क्या कही गई है, भूमि अर्जन के बारे में। भूभाग का अर्जन जो होता है उसका विलय भारत में करने पर वहां के निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे हम यहाँ पर हैं, हम भारत में हैं, हमारी भूमि कहीं और है विदेश में, लेकिन हम अर्जन के क्षेत्र से, अगर हम विदेशी नागरिक होने के बावजूद हम भारत में कोई जमीन ले रखी है, ठीक है, उस पर हम व्यापार करना चाहते हैं, लाभ अर्जित करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस के जरिए भी अगर हम चाहे तो भारत की नागरिकता पंजीकरण के तौर पर, रजिस्ट्रेशन के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए इन्हीं पॉइंट्स को हम आपको लिखा बता देते हैं कि जो है जो वर्णित किए गए हैं अनुच्छेद 11 के अनुसार। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की जो नागरिकता दी गई है, इस 5 तरीके से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। वो 5 कौन कौन सी हैं? पहला तो है हमारा क्या, जन्म से होना चाहिए। ठीक है, जन्म से का क्या मतलब है कि जन्म से, उसका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो तो वो भारत का नागरिक कहला सकता है। दूसरा क्या था हमारा, वंश परंपरा। वंश परंपरा के आधार पर भी, कि मतलब जो व्यक्ति है वो भले ही विदेश में जन्मा हो, लेकिन जो उसके माता पिता या दादा दादी या किन्हीं में से कोई भी परिवार का एक सदस्य जो है वो भारत में जन्मा हो तो ही उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तीसरा क्या हमने बताया था आपको, देशीकरण। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसमें क्या था कि 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं थी ना, हमारी टोटल 22 मतलब भाषाएं हैं, तो उनमें से उस व्यक्ति को किसी भी एक भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उसको देश की अखंडता के प्रति लगाव भी होना चाहिए। देश की अखंडता की बात हमारे भारत की प्रस्तावना में कही गई है। ठीक है, ये देशीकरण हो गया। दूसरा क्या था हमारा, सॉरी, चौथा क्या था हमारा, पंजीकरण। पंजीकरण के जरिए भी हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, पंजीकरण क्या था कि जैसे किसी महिला, विदेशी महिला का विवाह जो हुआ हो हमारे भारत देश के किसी पुरुष के साथ, तो वो पंजीकरण के जरिए, रजिस्ट्रेशन के जरिए जो है, रजिस्ट्रेशन के जरिए भी जो क्या है, भारत की नागरिकता ले सकती है। और पांचवा हमने क्या बताया था, भूमि अर्जन। ठीक है, हमने पांचवा आपको बताया था भूमि अर्जन। भूमि अर्जन क्या है कि हम विदेश के नागरिक हों और यदि हम किसी व्यापार के उद्देश्य से भारत में कोई भूभाग या कोई भी जमीन हमने ले रखी हो, तो उसके माध्यम से हमारा भारत में आवागमन के जरिए भी हम भारतीय पंजीकरण की सहायता से भारत की नागरिकता कुछ समय के लिए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो थी प्राप्त करने की बात। अगर हम बात कहें कि भारत की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो सकती है, जैसे हम नागरिकता समाप्त, भारत की नागरिकता किन कंडीशन में समाप्त की जा सकती है? ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि ठीक है, अगर लगातार 7 वर्ष तक, लगातार हम 7 वर्ष तक भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, और कौन सी कंडीशन बनती है कि वह एकता या अखंडता ना मानता हो, वो जो व्यक्ति है वो भारत की एकता व अखंडता को, एकता व अखंडता को ना माने, तो ही वह स्वतः ही नागरिकता उसकी समाप्त की जा सकती है। और अगर वो व्यक्ति स्वयं ही नागरिकता का परित्याग कर दे, यदि वह व्यक्ति स्वयं ही भारत की नागरिकता का परित्याग कर दे, तो उस कंडीशन में भी हमारी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सेशन के भारतीय नागरिकता से संबंधित जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक, जो कि आज मैंने आपको उस पर डिटेल में चर्चा की है उसके विषय में। तो हम अब अगले टॉपिक पे आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।